Hello, my dear students. Today we are going to start the human eye and the colorful world, which is the 10th chapter of this NCERT class 10th की. So let's start. Okay. देखो ह्यूमन आई के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं या ह्यूमन आई का जो ये चैप्टर है इसमें इस चैप्टर को बेसिकली दो पार्ट्स में हम कह सकते हैं कि हम डिवाइड कर सकते हैं. देखो पहले तो आप पढ़ोगे ह्यूमन आई के बारे में, उसके बाद कुछ लाइट्स के इफेक्ट हैं जो आप पढ़ोगे जिसको आपका ह्यूमन आई जो है ना वो सेंस करता है. ठीक है, तो पहले सिर्फ जानना है ह्यूमन आई के बारे में. कैसे? देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हेयर इज द ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स. ठीक है, मैं अब आप बोलोगे सर इतना बड़ा चैप्टर है और आप बोलो यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है. इसलिए क्योंकि ह्यूमन आई जो होता है वो सही बात है कि बहुत वैल्यूएबल होता है और बहुत सेंसिटिव होता है. जिस इंसानों के पास आँख नहीं है उनसे आप जितना चाहो हमदर्दी जता लो, ओके, बट दे नो दैट व्हाट एग्जैक्टली दे डोंट हैव. ठीक है, तो आँख इतना डेलिकेट ऑर्गन है, इसलिए आजकल के बच्चों को अपनी आँखों पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, तो ह्यूमन आई जो होता है वो एक कैमरा की तरह होता है. देखो हम सब जानते हैं कि ह्यूमन आई जो है सभी सेंस ऑर्गन्स में, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है और और यहाँ पे मैकेनिज्म पूरा दिया हुआ है कि कैसे लाइट का सेंसेशन बनता है ना ऑल. देखो सबसे पहले लाइट जो एंटर होता है ना वो एक थिन मेम्ब्रेन से होता है जिसको कॉर्निया कहते हैं. मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको कॉर्निया कहते हैं. ठीक है, सबसे बाहरी झिल्ली की तरह, झिल्ली झिल्ली कहते हैं ना उसको. ठीक है, ट्रांसपेरेंट बल्ज जो बाहर कर निकालता है हमारे आंखों के सामने, आप जो देखते हो ना ट्रांसपेरेंट बल्ज, व्हाट इज दैट ट्रांसपेरेंट बल्ज, जो बड़ा सा आँख दिख रहा होता है हमको. ठीक है, आईबॉल की डायमीटर कितनी है वो भी याद रख लो. और आईबॉल से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताता हूँ. आईबॉल की डायमीटर वैसे 2.3 सेंटीमीटर होती है. और इससे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है ना कि जब कोई इंसान जन्म लेता है और जब कोई इंसान मरता है तो उनका आईबॉल में कोई चेंजेस नहीं आता. सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन आईबॉल जो है वो एक इंसान का ऐसा ऑर्गन होता है जो कभी बढ़ता नहीं. ठीक है, चलो आगे बढ़े ना. और ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज ऑकर्स इन कॉर्निया इटसेल्फ. ओके, राइट, क्लियर. ये जो लेंस होता है हमारा फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि देखो ये गारंटीड नहीं है ना कि अगर तुम किसी चीज़ को देख रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट पास ही होगा, वो दूर भी हो सकता है. तो ये दूरी और पास को एडजस्ट करने में लेंस बहुत हेल्प करता है. ठीक है, तो हमारा जो लेंस होता है यहाँ वैसे लिखा हुआ है क्रिस्टलाइन लेंस. ठीक है, और उसको स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो वो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जो हमने पिछले चैप्टर में किया हुआ है. ठीक है, तो मुझे नहीं लगता किसी को इसमें कोई दिक्कत होता होगा. देखो कॉर्निया के पीछे आप लोगों को एक चीज़ दिखता होगा जिसको कहते हैं आइरिस. ठीक है, आइरिस ये दिख रहा है, आइरिस. मैं अभी इसके बारे में डिटेल आपको बताऊंगा. आप काला काला जो देखते हो ना, कई लोग बोलते हैं ना जैसे आँखों में एक वाइट कलर का आँख होता है, जैसे देखो सिंपली ये आई है अगर, ठीक है, तो इस तरह का होता है. ये पार्ट तो ब्लैक होता है, राइट, उसके अंदर पीपील होता है. तो ये पार्ट जो होता है ना अंदर में जो कलर होते हैं मैक्सिमम, अब जितना मैंने देखा है भाई, बहुतों के ब्लैक होते हैं, आइरिस बहुतों के ब्लू भी होते हैं, बहुतों के ग्रीन भी होते हैं, बहुतों के ब्राउन भी होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली आइरिस ही है जो कि कलर चेंज करता है, राइट. ठीक है, देखो आइरिस इज डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पिपिल. डायफ्राम क्यों लिखा गया है? क्योंकि इसके मूवमेंट से पिपिल का मूवमेंट इन द सेंस इसका कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होने से पिपिल का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांसन में असर पड़ता है. ठीक है, पिपिल जो मैंने अभी ये छोटा सा चीज़ बनाया अंदर, ये पिपिल है, ये तुम्हारे आँखों में लाइट को कंट्रोल करता है कि लाइट कितना आना चाहिए और कितना नहीं आना चाहिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब क्योंकि हमारा आई लेंस जो है मैंने ऑलरेडी बताया है कि वो कन्वेक्स लेंस होता है, तो कन्वेक्स लेंस किस तरह की इमेज बनाता है ये भी आप लोगों को तो मैंने बताया हुआ है, राइट, पिछले चैप्टर में. रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है. इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना. तुम बोलोगे सर इन्वर्टेड इमेज बनेगा तो सब तो उल्टा पुल्टा दिखना चाहिए हमको. ठीक है, पर रेटिना में क्या होते हैं ना कि कई सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं. ठीक है, और उन लाइट सेंसिटिव सेल्स में जब लाइट पड़ता है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स स्टार्ट करते हैं, जनरेट करते हैं बेसिकली, और वो सिग्नल्स ब्रेन के पास जाते हैं थ्रू ऑप्टिक नर्व्स. ठीक है, और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है. ठीक है, समझ में आ रही है बात? ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है और हमको बताता है कि भाई ये ऑब्जेक्ट क्या है. वी आर एबल टू परसीव द ऑब्जेक्ट थ्रू ब्रेन, राइट. हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि रेटिना में अगर उल्टा इमेज बनता है तो वो उल्टा क्यों नहीं दिखाई देता है. देखो इमेज भले ही बाहर हमको जो इमेज बनाना होता है वो रेटिना में तो ऑब्वियसली उल्टा इमेज ही बनेगा. ठीक है, उल्टा इमेज ही बनेगा, ये मैं उल्टा बना रहा हूँ ना, पर ऑप्टिक नर्व उसको सीधा करके प्रोसेस करता है और ब्रेन के पास भेजता है. ठीक है, तो वो बेसिकली इंटरनल बातें
ऑप्टिक नर्व जो होती है वो इमेज को स्ट्रेट करके, या हमारा ब्रेन आप कह सकते हो कि वो स्ट्रेट करके ही परसीव करता है और हमें उसका इन्फॉर्मेशन देता है। करेक्ट है। कई बार ये सारी चीज़ें जो है वो हमको पता नहीं चलता, हम कैसे जानेंगे, राइट? हम तो बाहर की चीज़ों से हमको पता है, राइट? वी आर अवेयर ऑफ द आउटसाइड थिंग्स, वी आर नॉट अवेयर ऑफ द इनसाइड थिंग्स। ओके, नाउ लेट्स मूव टू पावर ऑफ एकोमोडेशन। कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर ये पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है बड़ा कन्फ्यूजिंग चीज़ है। देखो, कन्फ्यूजिंग चीज़ नहीं है। क्या है ना कि अगर तुम अभी तुरंत इस वीडियो को पॉज करके अगर कोई दूर की चीज़ को देखने का कोशिश करो, ठीक है, अगर आपकी विंडो है तो विंडो के बाहर अगर किसी दूर पेड़ को देखने का कोशिश करो और साथ ही साथ अपने थंब को अपने आंखों के आगे ले जाओ, आपका थंब जो है वो मतलब वो दिखाई देगा, क्या कहते हैं, ब्लर दिखाई देगा, क्योंकि आपका लेंस एट दिस पर्टिकुलर टाइम इट्स फोकसिंग ऑन अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ओके, अब आप क्या करोगे कि आप अपने आँखों से अपने थंब को क्लियरली देखने का कोशिश करोगे, सो यू विल रियलाइज दैट दैट फार ट्री दैट यू आर सीइंग, जो पेड़ को आप देख रहे थे वो अब ब्लर दिखाई देगा। समझ में आ रही है बात? तो राइट, इसका मतलब क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ। अगर हम दूर की चीज़ों को देखते हैं हमको फोकल लेंथ लंबा चाहिए, पास की चीज़ों को देखेंगे हमको फोकल लेंथ छोटा चाहिए, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेरी मसल्स, इसके बारे में शायद मैंने आप लोगों के बारे में नहीं बताया। ये देखो, ये जो सिलेरी मसल्स हैं, कहा गया, यस, ये जो सिलेरी मसल्स हैं लेंस के कॉर्नर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये ही लेंस को कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपांड करते हैं। देखो, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अगर दोनों तरफ से प्रेस करेंगे तो लेंस तो मोटा होगा, लेंस मोटा होगा तो उसकी फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात है, यहाँ पर देखो क्लियरली दिया होगा, when the muscles are relaxed the lens becomes thin and its focal length increases। और जब उसके फोकल लेंथ इंक्रीज होगा तो हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएंगे। और ठीक इसका वाइसे वर्सा, इसका ठीक उल्टा कब होता है, जब सिलेरी मसल्स जो है वो लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जब सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जस्ट अ सेकंड, यस, जब सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कर्वेचर ऑफ आई लेंस बढ़ जाता है, आई लेंस थिकर हो जाता है, फोकल लेंथ आई लेंस का डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज हो जाने से हम पास की चीज़ों को क्लियरली देख पाते हैं। यही तो है सिर्फ और सिर्फ एकोमोडेशन, और तो कुछ नहीं है एकोमोडेशन में। क्लियर है? ओके, नाउ जस्ट अ सेकंड, यस, लेट्स प्रोसीड। अब यही जो आंखों में एबिलिटी होती है जिससे कि लेंस एडजस्ट हो जाते हैं, अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेते हैं, इसी को ही एकोमोडेशन कहते हैं और कुछ नहीं। एकोमोडेशन इज़ टू एडजस्ट। आप लोग अगर नहीं पता तो आप इंग्लिश के रूट वर्ड को जाइए, इंग्लिश के रूट वर्ड को पकड़िए, आपको आइडिया हो जाएगा। एकोमोडेशन समझते हो ना? अगर हम जाएंगे, हम बोलेंगे भैया वहाँ एकोमोडेशन का सुविधा है कि नहीं है, आपको किसी जॉब का ऑफर आएगा भविष्य में, फ्यूचर में जाके, तो आपको उन कंपनी वाले बोलेंगे देखिए आपको इतना हम पैसे देंगे महीने के, और साथ ही साथ आपको फूडिंग भी देंगे, खाने भी देंगे मतलब, और आपको एकोमोडेशन भी देंगे। एकोमोडेशन में आपको एडजस्ट करने देंगे, यहाँ पर जगह देंगे रहने को, दैट इज एकोमोडेशन, टू एडजस्ट। तो अपने आइलैंड्स एडजस्ट करता है तो उसे एकोमोडेशन कहते हैं, दैट्स ऑल। और मैंने ऑलरेडी आप लोग को ये एग्जांपल्स दे दिया, इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नाउ सबसे कम डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस जिसमें कि हम ऑब्जेक्ट को बिना आंखों को तकलीफ दिए, विदाउट एनी स्ट्रेन दिए देख सकते हैं, उसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस, सबसे नज़दीकी आप क्लियरली कितने दूरी तक देख सकते हो, वो है 25 सेंटीमीटर। एक यंग एडल्ट इंसान के लिए जिसका नॉर्मल विजन है, आंखों में कोई खराबी नहीं है, ये 25 सेंटीमीटर की दूरी है। फारदेस्ट पॉइंट क्या है, तो भाई ये इन्फिनिटी है एक नॉर्मल आई के लिए, ठीक है। तो रेंज क्या हो गया, रेंज क्या हो गया, अरे भाई 5-6 क्लास के बच्चे तो नहीं हो, जान जाओगे ऑटोमेटिकली रेंज क्या होगा, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है, एंड द डिस्टेंट विजन इज इन्फिनिटी, सो रेंज हो गया 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। आप यहाँ पर आसानी से चाहो तो वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बना सकते हो, क्योंकि मैं जिन चीज़ों को अंडरलाइन कर रहा हूँ वही नोट्स है, ठीक है। सेपरेट नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, वरना इस वीडियो को देख देख के नोट्स बना सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। कई बार क्या होता है कि एज हो जाने के बाद जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है, थोड़ा ओल्ड हो जाता है, तो उसके आंखों के आगे एक मिल्की और क्लाउडी टाइप का एक लेयर जम जाता है, इसी को कहते हैं कैटरैक्ट। कई भाषा में कई जगह इसको जैसे मोतिया बिंदु, कई लोग मोतिया बिंद, ठीक है, ये कहते हैं। इसमें दिक्कत बहुत होता है क्योंकि ये पार्शियल लॉस कर सकता है आपके विज़न को, या कंप्लीट लॉस भी कर सकता है। तो इसके लिए जितना हो सके इसको सर्जरी करवा लेना ज़रूरी होता है। जितना आप अच्छे से जल्द ही इसका सर्जरी करवा लेंगे कैटरैक्ट का, उतना आप परेशानी से मुक्त रहेंगे, प्रॉब्लम से दूर रहेंगे। ना व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके सिलेबस में 3 है, तीनों को याद रखो। मायोपिया जिसको नियर साइटेडनेस कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया जिसको फार साइटेडनेस कहते हैं, और प्रेसबायोपिया, ठीक है। मायोपिया क्या है, जो ज़्यादातर बच्चों को ही होता है, जिसमें कि नियर साइटेडनेस होता है, यानी कि आप पास की चीज़ों को आसानी से देख सकते हो, दूर की चीज़ों को आसानी से नहीं देख सकते। तो प्रॉब्लम इसमें क्या करते हैं होते हैं वो मैं बताता हूँ। चलो पहले मायोपिया के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि मायोपिया जो होता है वो नियर साइटेडनेस होता है, करेक्ट।
नियर बाय ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली देख सकते हो, दूर की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख सकते। करेक्ट है। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि मायोपिया में इमेज जो है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। बनना चाहिए इमेज को यहाँ पर, देखो बन रहा है यहाँ। तो क्या हो सकता है हमारा लेंस मोटा हो गया हो, उसका कर्वेचर जो है वो काफ़ी बढ़ गया हो और वो पास में ही इमेज बना दे रहा हो, ये प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, दो रीज़न है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैंने अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, पास में ही इमेज बन जा रहा है। दूसरा हो सकता है कि आपका आई बॉल बड़ा हो गया है। अगर आपका आई बॉल बड़ा हो गया है तो ऑटोमेटिकली आपका रेटिना दूर चला जाएगा, इमेज जो है वो सामने बन जाएगा। समझ पा रहे हो, इस तरह का। ठीक है, अब इसको करेक्ट कैसे करें भाई? देखो, हमको इमेज को यहाँ नहीं फॉर्म करना, बल्कि हमको रेटिना में फॉर्म करना है, राइट। इसके लिए हम चाहेंगे कुछ ऐसा लेंस लगाना जो कि रेज को और डाइवर्ज करे और दूर भेजे। पिछले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है कनकेव लेंस इज़ द डाइवर्जिंग लेंस। तो हम कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं मायोपिया की प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए, जिसमें कि इमेज जो है रेटिना में बनने लगेगा और हमको ठीक ठीक दिखने लगेगा। दैट्स ऑल। आई थिंक देयर इज नो डाउट इन दिस नाउ। लेट्स प्रोसीड। हाइपरमेट्रोपिया में देखो, हाइपरमेट्रोपिया को कहा जाता है फार साइटेडनेस, क्योंकि यहाँ पर दूर की चीज़ें ठीक दिखाई देती हैं और पास की चीज़ें ठीक नहीं दिखाई देती। ये ज़्यादातर ना बच्चों को नहीं होता, ये ज़्यादातर थोड़े से मतलब एडल्ट लोगों को होता है। एडल्ट भी हम नहीं कह सकते, जब आप मिडिल एज में पहुँच जाते हो, यानी कि मोर देन 40 मेरे हिसाब से ये एज है। 40 के ऊपर अगर आप चले जाते हो तब जाके आपको चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको हाइपरमेट्रोपिया होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो, मैंने ऑलरेडी कहा कि आपका जो इमेज बनता है वो रेटिना में नहीं बन के उसको क्रॉस करके पीछे चला जाता है और पीछे बनता है। ठीक है। ठीक है, तो जो नियर पॉइंट है एक इंसान का वो दूर चला जाता है 25 सेंटीमीटर से। उसको 25 सेंटीमीटर में होना चाहिए पर वो दूर चला जाता है। ठीक है, यानी आपको पास की चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, वाई? लाइट रेज फ्रॉम क्लोज बाय ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड एट अ पॉइंट बिहाइंड रेटिना, दे आर फॉर्मिंग बिहाइंड रेटिना। तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है भाई? रीज़न इसका क्या हो सकता है? रीज़न इसका यही हो सकता है, मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर रहा हूँ, आप हाईलाइटेड पार्ट को पढ़ के भी काम खत्म कर सकते हैं इस चैप्टर का, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसमें क्या हो सकता है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, तभी तो फोकल लेंथ का अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो दूर तक इमेज बनाएगा, तो वो रेटिना को भी क्रॉस कर जाएगा। या दूसरा, आपका आई बॉल बहुत छोटा हो जाएगा। अगर आपका आई बॉल बहुत छोटा हो गया तो आपका रेटिना जो है वो बहुत नज़दीक आ जाएगा और ऑटोमेटिकली इमेज जो है वो पीछे की तरफ बनेगा। ठीक है, इसको करेक्ट करने के लिए हमको ऐसा एक लेंस चाहिए जो पास में कन्वर्ज कर सके, क्योंकि ये दूर फॉर्म हो रहा है तो इसको पास में फॉर्म करवा सके। ठीक है, पास में कन्वर्ज कौन करवा सकता है? कन्वेक्स लेंस करवा सकता है। सो ये कन्वेक्स लेंस इंपॉर्टेंट है। इस कन्वेक्स लेंस को याद रखिए कि ये करेक्शन है किसका? हाइपरमेट्रोपिया का। प्रेसबायोपिया क्या होता है कि ये मतलब एज हो जाने की वजह से, इंसान के बुजुर्ग हो जाने की वजह से आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है वो कम हो जाता है एजिंग के साथ। ठीक है, तो दोनों ही प्रॉब्लम हो जाते हैं। ठीक है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स भी क्लियर नहीं दिखता और डिस्टेंट वाला भी क्लियर नहीं दिखता, तो इसे प्रेसबायोपिया कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई एज होने की वजह से आपका सिलेरी मसल्स वीक हो रहा है। सॉरी, एज होने की वजह से आपका सिलेरी मसल्स वीक हो रहा है। ठीक है, और आपका आई लेंस का फ्लेक्सिबिलिटी भी सही नहीं है। ठीक है, तो मैं जैसे बताया आपको, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही एक साथ हो जाते हैं, तो उनके इलाज के लिए हमको बाईफोकल लेंस पहनना होता है। बाईफोकल मतलब क्या? जिसमें कनकेव भी हो और कन्वेक्स भी हो, जो दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, जिसका अपर पोर्शन कनकेव होता है और लोअर पोर्शन कन्वेक्स होता है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा होगा, कई बुजुर्ग लोगों के चश्मा जो होता है, स्पेक्स जो होता है, वो इस तरह से दिखाई देता है। ये एक साइड है स्पेक्स का, और यहाँ पे ऐसा होगा। आप देख सकते हो अपने दादा दादी के भी स्पेक्स में देख सकते हो, ये पार्ट कनकेव हो जाता है और ये कन्वेक्स। ओके, इसे बाईफोकल लेंस कहते हैं। ओके, सॉरी। व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई? तो बहुत आसान सवाल है। पावर ऑफ एकोमोडेशन इज द एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, ओके, अकॉर्डिंग टू फार ऑब्जेक्ट्स एंड नियर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू फोकस, दैट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन।
एक पर्सन है जो मायोपिक आई है, कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर, ठीक है, नहीं देख पा रहा है 1.2 मीटर से अबव, आगे सॉरी बियॉन्ड। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। देखो मायोपिक आई में मैंने ऑलरेडी बताया था कि आप लोगों को एक कनकेव लेंस चाहिए होता है जो कि आपके डिस्टेंस प्रॉब्लम को ठीक कर सके, दैट्स ऑल। व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ अ ह्यूमन आई विथ नॉर्मल विजन। देखो नियर पॉइंट मैंने बता दिया था 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट इन्फिनिटी। स्टूडेंट हैज़ डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, मतलब देख नहीं पा रहा है दूर। What could be the defect? Obviously myopia. The child is suffering from. How can it be corrected? सेम क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया है, वो करेक्ट होगा कनकेव लेंस पहनने से ऑफ एप्रोप्रिएट पावर ऑब्वियसली। ठीक है, आगे बढ़े। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ये जो पार्ट है ये ह्यूमन आई से हट गया अब। ठीक है, तो एक काम करते हैं इस वीडियो को दो पार्ट में रखते हैं, एक पार्ट ह्यूमन आई और इस वीडियो का सेकंड पार्ट जो होगा वो होगा हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म एंड द लेटर पार्ट द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ओके ओके देन आई होप यू अंडरस्टूड टिल नाउ। बाय बाय, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो।